गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉसेस लॉ के 10 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग के सिलेबस में चैप्टर 1 में जो है 3 एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना गॉस लॉ का यूज करके। दूसरा एप्लीकेशन है प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तीसरा एप्लीकेशन है आपका स्फेरिकल सेल के कारण। इसके अलावा भी हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव से पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के कारण, सॉलिड सिलेंडर के कारण और इसके 5 अदर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहले हम लोग बोर्ड का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इस गॉस लॉ का हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का यूज करके जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वह लेंथी होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन होता है और ज़्यादा स्पेसियस होता है इंटीग्रेशन करना। और गॉस लॉ से जो है वो इजी मेथड में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो है उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर 2 पेज में कूलम्ब्स लॉ यूज करके हम लोग किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो गॉस लॉ के द्वारा हाफ पेज में ही कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए गॉस लॉ को प्रीफर किया गया है बोर्ड के सिलेबस से। अब हम लोग इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ का। यहाँ पर भी आपको चूंकि बोर्ड का टॉपिक है इसलिए हम मेमोरी टिप्स बताएंगे। 4 मेमोरी टिप्स है इसका। अगर ये 4 मेमोरी टिप्स आप याद कर लिए तो तीनों एप्लीकेशन एक ही साथ आपको याद हो जाएगा बिना पढ़े हुए। बिना कुछ पढ़े हुए आपको तीनों एप्लीकेशन एक साथ याद हो जाएगा, यानी 3 टॉपिक। पहला मेमोरी टिप्स है कि हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य जो हम लोग को है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। किसका यूज करके? गॉस लॉ का। गॉस लॉ करता क्या है? फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग को दिए गए किसी भी सिस्टम का या दिए गए किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, पहला डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स मेथड से यानी फाई बराबर E डॉट ए मेथड से, और दूसरा गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों जो है सेम सरफेस पे हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे मेथड हमारा डिफरेंट है इसलिए दोनों फ्लक्स सेम होगा, दोनों को इक्वेट कर देना है और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट हो गया आपका पार्ट इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट हो गया फ्लक्स कैलकुलेट करना फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड स्टेप हो गया आपका गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना सेम सरफेस पे, और फोर्थ हो गया दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना। बस यही 4 मेमोरी टिप्स आपको याद करना है। फर्स्ट मेमोरी टिप्स हो गया आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड हो गया फ्लक्स कैलकुलेट करना बाय E डॉट ए फार्मूला से, थर्ड हो गया फ्लक्स कैलकुलेट करना बाय Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से, और फोर्थ हो गया दोनों को इक्वेट कर लेना, इसको इक्वल कर देना। बस यही 4 मेमोरी टिप्स आपको याद करना है। इसी 4 मेमोरी टिप्स से हम लोग के जो है सभी टॉपिक डील हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू uniformly charged in dot of infinite plane। अब इन रड के जगह ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड भी दे सकता है क्वेश्चन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है, और इनफाइनाइट प्लेन के जगह लॉन्ग वायर वर्ड भी यूज कर सकता है। रड के जगह वायर भी वर्ड यूज आपको कर सकता है, ठीक है ना? थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन या लॉन्ग थिन वायर, दोनों का मीनिंग सेम है। तो लैंग्वेज केवल डिफरेंट है, सभी का आंसर सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर कंसीडर करेंगे। चूंकि यह वायर है, यूनिफॉर्मली है और इनफाइनाइट लेंथ का है, इसलिए टोटल चार्ज जो है वह भी इनफाइनाइट होगा। इस केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं, जिस बात को इंट्रोडक्शन में हम लोग डाल देंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इंट्रोडक्शन में इस बात को डाल देंगे। यानी लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में
charge long wire of linear charge density lambda. Let P be any point at a perpendicular distance r, small r लिए, from the wire. वायर अगर यहाँ लेंगे हम लोग तो वायर लिखेंगे, रड लेंगे तो रड लिखेंगे. From the wire where electric field has to be determined. तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का यह लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के साथ साथ हम लोग को एक डायग्राम भी बनाना होगा, और डायग्राम जब बनाएंगे तब जाकर के इसका मार्क्स हम लोग को मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स अलॉट नहीं होगा, केवल लैंग्वेज पे अलॉट नहीं होगा. तो हम लोग को अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ स्पेस बनाने के लिए. अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा. डायग्राम को जनरली आपको राइट साइड में बनाना होता है. यहाँ पे लॉन्ग वायर ले लीजिए, यह थिन वायर है, वन खेड़े में उतरा, थिन वायर है, लॉन्ग है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डॉट बॉटम में भी डॉटेड और टॉप में भी डॉटेड कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग है तो नहीं, इसका लेंथ जो है वह इनफाइनाइट है. अब इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं. सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो ये प्लस डाल देंगे यहाँ पर. अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P ले लेंगे. इस P पॉइंट पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पानी थोड़ा मोनू को बोलो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होता है, उस पॉइंट से पास करने वाला हम लोग गॉसियन सरफेस स्केच करेंगे. अब यह बताइए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए जो गॉसियन सरफेस हम लोग स्केच करेंगे वो गॉसियन सरफेस हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, गॉसियन सरफेस के प्रॉपर्टी से. तो इस केस में सिलिंड्रिकल सरफेस अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो दैट विल बी द सिमेट्रिक सरफेस फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो r रेडियस का एक जो है सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे. लेकिन इस सरफेस का जो है यानी कि सरफेस का लेंथ जो है वह हम लोग इनफाइनाइट नहीं मानेंगे वायर की तरह, क्योंकि इनफाइनाइट मान लेंगे तो इसका टोटल चार्ज कंटेंट भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसका फिक्स लेंथ मानेंगे हम लोग इस गॉसियन सरफेस का. इस गॉसियन सरफेस के हाइट को जो है इधर हम लोग दर्शा रहे हैं, इसको हम लोग L मान लेते हैं, L की जगह H भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एक बॉटम सरफेस हो गया, एक टॉप सरफेस हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया. आपका 3 सरफेस यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है सिलेंडर का. तो एक फ्लैट सरफेस का नेमिंग, इसको वन फ्लैट फर्स्ट फ्लैट सरफेस, इसको सेकंड फ्लैट सरफेस, और ये जो कर्व सरफेस है इसको थर्ड सरफेस हम लोग मान लेते हैं. तो इस P पॉइंट से हमारा जो है गॉसियन सरफेस पास कर रहा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. अब हमारे इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस द्वारा इंटरसेप्टेड फ्लक्स निकालना है गॉस लॉ यूज करके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से फ्लक्स निकालना है इसी सरफेस पे, और दोनों फ्लक्स को बराबर कर देना है. तो ये इंट्रोडक्शन बनाने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आगे हम लोग को करना क्या है. अब हम लोग जो है डायरेक्ट आ जाएंगे अपने टॉपिक पे. तो पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ा सा और हम अभी बनाएंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा स्टेप हम लोग को यूज करना है, वो दूसरा स्टेप है हम लोग का फ्लक्स कैलकुलेट करना फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स के डेफिनेशन से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यह फाई जो होगा बराबर हो जाएगा E डॉट A, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. अब देखते हैं कि ये जो सरफेस है हमारा 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है सिलेंडर के शेप में. आप जो है इंट्रोडक्शन में जोड़ भी सकते हैं कि वी टेक ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइंड. इस तरह आप इंट्रोडक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी.
तो ये फ्लक्स जो है दो पार्ट में आएगा, एक जो है वो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स हम लोग को निकालना है और दूसरा जो है कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालना है। फ्लैट सरफेस दो है, यहाँ r है तो ये रेडियस r है, तो ये बॉटम जो सरफेस होगा उसका एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा और जो टॉप है उसका भी एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यह हो जाएगा E डॉट dA, एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग जो है इस फ्लैट सरफेस में ले लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ देखिए स्मॉल एलिमेंट हम लोग ले लिए, इसका एरिया वेक्टर बताइए, ये फ्लैट है, इनक्लोजर का पार्ट है तो आउटवर्ड नॉर्मल, तो यह हो गया एरिया वेक्टर dA इस सरफेस का। ये पॉजिटिव, यहाँ +1 यूनिट चार्ज लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। उसी तरह बॉटम वाले का अगर हम लोग लेते हैं तो यह एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आ जाएगा dA, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी आपका राइटवर्ड आ जाएगा तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का बीच फिर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम लोग कर्व सरफेस लेते हैं तो कर्व सरफेस का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लीजिए, एक कर्व सरफेस का पार्ट है इसलिए हम लोग तिरछा दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यह कर्व सरफेस हम लोग लिया, अब इसका एरिया वेक्टर तो इस कर्व सरफेस का जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो इस तरह आपको दिखेगा, इसका रेडियली आउटवर्ड जो है इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये रेडियली आउटवर्ड जो है हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ले लेंगे। तो ये एलिमेंट्री पार्ट का dA जो है इसको ds से लिख सकते हैं, आउटवर्ड हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ +1 यूनिट चार्ज लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड आएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है कर्व सरफेस के लिए, और फ्लैट सरफेस के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए E डॉट dA दोनों का एरिया सेम है, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 से पाई r स्क्वायर, क्योंकि एरिया का स्मॉल वैल्यू इस डिफरेंशियल एरिया का 0 होगा और मैक्सिमम पाई r स्क्वायर। तो यह हो गया फ्लैट का, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यह बॉटम है टॉप, और प्लस कर्व सरफेस का E डॉट dA 0 से लेकर के, अब कर्व सरफेस का जो एरिया होता है, सिलेंडर के कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो आप पढ़े होइएगा 2 पाई RH, H के जगह यहाँ L हम लोग माने हैं तो L लिखेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और खुद से इसको डिराइव कीजिए कितना आता है। तो अब हम लोग इसको डिराइव करने आ रहे हैं। 2 इंटू इंटीग्रेशन में देखिए E dA cos 90 डिग्री, फर्स्ट वाले के लिए है, फ्लैट वाले सरफेस के लिए 0 से पाई r स्क्वायर, प्लस दूसरे का देखिए E dA cos 0 डिग्री 0 से 2 पाई RL। अब यहाँ देखिए 2 इंटू E इंटू dA cos 90 0 होता है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस तो इसको हम लोग 0 लिख दिए, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकंड टर्म में E जो है बाहर निकल जाएगा, dA का इंटीग्रेशन जो है वह A हो जाएगा और A का वैल्यू 0 से 2 पाई RL। तो अगले स्टेप में यह हो गया फाई का फाइनल फार्मूला E इंटू 2 पाई RL, इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो हम लोग कैलकुलेट किए इस पे मार्किंग स्कीम में आपका 1 मार्क्स अलॉटेड है, जिसमें हाफ मार्क्स फ्लैट के कैलकुलेशन पे है, हाफ मार्क्स कर्व सरफेस के कैलकुलेशन पे है, और हाफ मार्क्स जो है आप डिफिनेशन जो यूज किए हैं किसका, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इस पे। तो यह 1 नंबर आपको केवल इस पार्ट पे मिलेगा इक्वेशन 1 निकालने में। अब जो है हम लोग तीसरा मेमोरी टिप्स यूज करेंगे, इसमें एक सेकंड मेमोरी टिप्स था। अब इसी सरफेस पे गॉस लॉ यूज करके हम लोग को निकालना है, तो डायरेक्ट इसको हम मिटा रहे हैं और गॉस लॉ यूज करके इसी सरफेस का निकालेंगे सेम। तो गॉस लॉ यूज करके सेम सरफेस का निकालिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस बाय गॉस लॉ, गॉसस लॉ। अब गॉस लॉ का यूज करके निकालते हैं
एफ आई बराबर बताइए। गॉस लॉ जो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ मास जो है आपका क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इस पे मिल जाएगा, क्योंकि ये गॉस लॉ कंसेप्ट है, इस पे हाफ मास आपका अलाउड होगा। और क्यू इनसाइड निकालते जो है उसमें है कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना, उस पे पुनः हाफ मार्क्स अलॉटेड होगा, यानी 1 मार्क्स जो है आपका इस थर्ड मेमोरी पार्ट पर भी मिलेगा मेमोरी टिप्स पे। तो क्यू इनसाइड का वैल्यू लगाइए, क्यू इनसाइड कितना होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर लेंथ L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से आप बता दीजिएगा क्यू इनसाइड हो जाएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा L लिखने पे हाफ मार्क्स है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन पे हाफ मार्क्स है, तो यह हाफ हाफ मिल करके हो गया 1 मार्क्स, केवल इतना छोटा सा लाइन लिखने पे आपको मिल जाएगा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों जो फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं दो डिफरेंट मेथड से, वह सेम गॉसियन सरफेस का कैलकुलेट किए हैं, इसलिए दोनों फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर दोनों फ्लक्स सेम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। इससे अच्छा आप लिखिएगा इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो पहले का देखिए E इंटू 2 पाई आर एन इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंपेयर करने पर जो है आपको कंपेयर करने पे कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं है बोर्ड पैटर्न में। तो अभी तक आपके मार्क्स पैटर्न कितना हो गया, सो देखिए इस इंट्रोडक्शन पार्ट पे जो है हाफ मार्क्स हो गया, फर्स्ट मेमोरी टिप्स पे जो है मेमोरी 1 या 1 मार्क्स है, मेमोरी 2 गॉस लॉ पे 1 मार्क्स है, अभी 2.5 मार्क्स का 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब इसको हम लोग जो है कैंसिल कर देंगे, L कैंसिल हो गया, तो E का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। लेकिन ये फॉर्मूला जो है केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, हम लोग को पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग को इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करना होगा वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्शन आप देखिए, इधर R है तो रेडियली आउटवर्ड है, अगर इधर का पॉइंट होगा इधर भी रेडियली आउट होगा, फ्रंट का पॉइंट होगा इधर भी रेडियली आउट आएगा, और अंदर का पॉइंट होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो भी रेडियली आउट होगा। इसलिए इस डायरेक्शन को हम लोग r कैप लिखेंगे, तो ये तो इक्वेट करने पे है जिसपे कोई मार्क्स नहीं है, आप लास्ट में लिखना होगा यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे E वेक्टर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r कैप। तो यह जैसे ही r कैप हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इस पे आपका मार्किंग स्कीम जो है हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह ये 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया। जनरली जो है यहाँ पे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, r कैप छोड़ देते हैं, यहीं तक निकाल करके स्किप कर जाते हैं और बाद में बोलते हैं सही बनाने के बावजूद मार्क्स कम आया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था क्वेश्चन में, अगर मैग्नीट्यूड रहता तो हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते थे। तो इस तरह आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसको आपको यह ध्यान देना है कि पहले तो इसके लिए थोड़ा बेसिक आप देख लीजिए कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह आया है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, यानी इसका E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो E हो गया y एक्सिस पे, r हो गया x एक्सिस पे, r का वैल्यू 0 तो यह हो जाएगा इंफिनिटी पॉजिटिव में और r का वैल्यू इंफिनिटी पे 0, तो यह ग्राफ ऐसे आएगा। तो यह जो है ग्राफ हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर के कारण या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रड वर्ड यूज करें तो उसके कारण हो गया, या लॉन्ग वायर लॉन्ग रड वर्ड यूज करें तो भी यही हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी आपको एक चीज और मेमोरी के लिए हम बता देते हैं, अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r² हम लोग देख चुके हैं। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है यह अभी अभी हम लोग देखे हैं 1/r के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यानी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग प्लेन शीट का पढ़ेंगे, उसका देखेंगे कैसा प्रोपोर्शनलिटी आता है, फिर हॉलो स्फीयर का पढ़ेंगे, उसका भी चेक करना है। तो अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, बोर्ड का सेकंड एप्लीकेशन। इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बनाना है इसी टॉपिक पे अभी जो पढ़ा है फर्स्ट एप्लीकेशन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.23 आपको बनाना है इस पे। अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन में आ जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इसका। हाँ, एनी स्टूडेंट है एनी कंफ्यूजन? सर ये एप्लीकेशन जानना क्यों जरूरी है? बोलो, एप्लीकेशन जानना क्यों जरूरी है? ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। दूसरा जो है इसका जहाँ तक फिजिकल कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, तो कहीं भी किसी सिस्टम में अगर हम लोग चार्ज को, जैसे मान लो कोई रड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पास कराना है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, और रड को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उसका फील्ड कितना होगा। अब उसके फील्ड में कोई भी दूसरे मटेरियल बॉडी को हम लोग डालेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस उस पर जाएगा। तो हम लोग को इन्फ्लुएंस चेक करना है कि कितना इन्फ्लुएंस करेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जानना जरूरी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और उसी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन के द्वारा। हाँ, एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि गॉस कूलम्स लॉ के द्वारा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, तो फिर ये गॉस लॉ से निकालने की क्या जरूरी है। उसके लिए आपको जवाब मिलेगा एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1.31 में एक्सरसाइज का जब 1.31 क्वेश्चन नंबर आप बनाइएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको लीनियर चार्ज यानी थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग कूलम्स लॉ, नॉट गॉस लॉ। तो अभी गॉस लॉ में हम लोग देख लिए हैं, इतना इजीली हो गया है, उसी को कूलम्स लॉ से हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा कि उसमें 2 पेज में आएगा आपका उसका आंसर। तो कूलम्स लॉ का ये सब्स्टिट्यूशन है गॉस लॉ, और यह एक इजी मेथड है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाना है, तो आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब ट्रेन से जा ही सकते हैं तो प्लेन की क्या आवश्यकता है, तो आप कह सकते हैं कि प्लेन जो है वो टाइम सेवर है, आपका कम टाइम में सेम डिस्टेंस पर आपको पहुंचा जाएगा डेस्टिनेशन पे। तो उसी तरह हम लोग का ये गॉस लॉ है, कम कैलकुलेशन में इजीली जो है हम लोग को वही रिजल्ट देगा जो कूलम्स लॉ से रिजल्ट आएगा। और कूलम्स लॉ से क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग जब कल आज आपको टास्क दे देंगे टोटल क्वेश्चन बनाने के लिए एनसीईआरटी में, तो आप इसको कल पूछ लीजिए या परसों पूछ लीजिए, जहां तक अगर एक ही दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो कल ही पूछ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वहां पर जो है आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम स्केल पे। तो टू सेव द टाइम वी यूज गॉस लॉ एज ए अल्टरनेट फॉर्म या अल्टरनेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेस ऑफ कूलम्स लॉ। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब यहाँ पर जो है एक प्लेन शीट हम लोग लिए हैं, और एक प्लेन शीट जो है यह भी इनफाइनाइट है। तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका भी वही 4 मेमोरी टिप्स है। पहला है इंट्रोडक्शन लिखना, दूसरा है डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स से फ्लक्स निकालना, तीसरा है गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना, चौथा है दोनों को बराबर कर देंगे, और जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे यानी इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो उसका वेक्टर फॉर्म में हम लोग को फाइनल रिजल्ट को लिखना है, यही ध्यान में रखना है। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, या इनफाइनाइट प्लेन शीट है। आप लोग इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यह इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यह यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो प्लस प्लस साइन आप दे दीजिए।
अब ज्यादा डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, ये भी बोर्ड में पूछता है आपका। और गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक साल जो है एटलीस्ट 2 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन आता है, 2 से 5 के बीच इस टॉपिक से एवरी ईयर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यह यूनिफॉर्मली चार्ज है और यह इनफाइनाइट प्लेन शीट है। आप इधर भी हल्का डॉटेड दे सकते हैं, इधर भी डॉटेड दे सकते हैं, इधर भी डॉटेड दे सकते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि यह इनफाइनाइट शीट है। अब इस शीट के कारण किसी पॉइंट पे, तो देखिए शीट को हम लोग ऐसे एज्यूम किए हैं, इस तरह से वर्टिकली एज्यूम किए हैं इस शीट को। एग्जांपल के लिए आपको ऐसे इसको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए वर्टिकली हम लोग एज्यूम किए इस शीट को। अब इस शीट से यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जो है कुछ भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट P ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर जो है हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। अब P पॉइंट से पास करता हुआ क्या एज्यूम करना होगा, गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। और वो गॉसियन सरफेस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए कि यह कोई प्लेन शीट है और यहाँ पे हम लोग जो है 10 मिनट का टाइम है अभी। एक जो है मान लो कि यह रोटी जो हम लोग बनाते हैं, तो रोटी बनाने वाला एक रोटी है और ग्लास से इधर से लेकर के ऐसे काट दिए, इधर से ग्लास से ऐसे काट दिए, तो बीच में आपको एक मिल जाएगा इस शेप का, ये जो राउंड शेप दिखाई दे रहा है, इस राउंड शेप का आपको मिल जाएगा, जिसको कचौड़ी या जो भी बोलते हैं आप लोग खाने में जानते हो ये। तो इस तरह यहाँ एज्यूम करना है कि इस तरह जो है इसको कटिंग कर दिए हम लोग, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पर फॉर्म होगा, इस तरह का एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो होगा यह फॉर्म होगा इधर से और इधर से। यह सिलिंड्रिकल सरफेस जो होगा वो सिमेट्रिक होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कैसा होगा। तो P पॉइंट से पास करता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग स्केच कर रहे हैं, या देखिए P पॉइंट से पास करता हुआ 3 डायमेंशन में है। तो यह जो है एक गॉसियन सरफेस हो गया हमारा। तो ये प्लेन शीट का कितना पार्ट इंक्लोज करेगा, या पार्ट इंक्लोज करेगा, यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा। और यह पॉजिटिव शीट है। जैसे मान लो कि प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्लस माइनस ABCD का अलग अलग आता है, तो प्लस वाला एक ले लिए हम लोग, फिर दूसरा प्लस ले लिए उसको अरेंज किया, फिर तीसरा प्लस लिए अरेंज किया, फिर चौथा प्लस लिए अरेंज किए। इस तरह सभी प्लस को ऐड करके हम लोगों ने शीट बना दिया। अब इस शीट के राइट साइड भी देखिएगा तो इधर से भी पॉजिटिव चार्ज ही दिखेगा, और अगर इधर लेफ्ट साइड से देखेंगे शीट के तब पर भी हमें पॉजिटिव चार्ज ही दिखेगा। यानी इस साइड भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो ये पॉजिटिव यानी राइटवर्ड में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर चेक करना हो तो यहाँ पर भी यह पॉजिटिव और यहाँ +1 यूनिट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यह जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने एज्यूम किया, इस गॉसियन सरफेस का यहाँ पर जो है हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट आप इस शेप में ले लीजिए, डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पर ले लीजिए। यह डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया वेक्टर DA भी जो होगा आउटवर्ड, यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट DA ले लीजिए, इसका भी एरिया वेक्टर DA जो होगा आउटवर्ड। अब एक कर्व सरफेस यहाँ पर कोई पार्ट ले लीजिए इस कर्व सरफेस का, तो इस कर्व सरफेस का जो पार्ट हम लोग लिए, इस पार्ट का एरिया वेक्टर फिर देखिए यह कर्व ऐसे है, यानी फिर क्लास को यहाँ पर एज्यूम कीजिए या ऐसे है, यह पार्ट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये रेडियस जाएगा ऐसे, तिरछा रेडियस ऐसे रेडियस जाएगा। तो इस पार्ट पे अगर ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे, ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे, यानी इस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड, यानी एरिया वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में है DA, एरिया वेक्टर स्मॉल पार्ट का। और यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो +1 यूनिट चार्ज यहाँ लेंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 90 डिग्री होगा कर्व के लिए, और फ्लैट के लिए सेम डायरेक्शन आ रहा है। तो यह हो गया हमारा डायग्राम, जिस पर पुनः आपको जो है हाफ मार्क्स मिलते हैं। अब जो है फिर हम लोग क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट of
सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहीं पे जोड़ दीजिए, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम लोग ले लिए। लेट P be any point where P be any point where electric field has to be determined. We draw a cylindrical Gaussian surface passing through point P as P को कैपिटल में P इन्वर्टेड कॉमा में as shown in figure। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, shown in figure। आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग डायग्राम इज shown below या shown in figure, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है डायरेक्ट सेकंड मेमोरी टिप्स पे आ जाएंगे। अपना सेकंड मेमोरी टिप्स है फ्लक्स कैलकुलेट करना फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस। तो ये फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा फिर फाई कर्व और प्लस फाई फ्लैट। अब फाई कर्व देखिए फिर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, तो डायरेक्ट लिख देते हैं E dA cos 90 डिग्री। जीरो से लेकर के कर्व सरफेस का एरिया कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेंथ हम लोगों ने L नहीं माना है और इसका रेडियस R भी नहीं माना है, इसलिए आप कोई भी एरिया मान सकते हैं, A1 A2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो गया और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा फ्लैट का, फ्लैट सरफेस फिर दो है, एक यह और एक यह, तो यह ले लेंगे 2 into इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 डिग्री। अब E dA का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है मान लेते हैं हम लोग 0 से A, इसको A1 माने हैं, इसको केवल A ही मान लेते हैं, ये मान सकते हैं, A2 भी मान सकते हैं। फाइनली ये कैंसिल आउट नहीं होना है, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट टर्म 90 डिग्री के कारण हो गया 0 प्लस सेकंड E into D और 2E और dA का इंटीग्रेशन A, तो 2EA, तो फाइनली हो गया 5 बराबर 2EA इक्वेशन नंबर 1। यह हो गया हम लोग का सेकंड मेमोरी टिप्स। अब जो है थर्ड मेमोरी टिप्स इसका देखिए 2EA, यहाँ ध्यान रखिएगा ये 2EA आया हम लोग को फर्स्ट। अब थर्ड हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम गॉसस लॉ, फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस। अब फिर इस फ्लक्स को हम लोग को लिखना है, तो ये 5 बराबर हो जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर Q इनसाइड का वैल्यू डालिए, तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका एरिया कितना होगा, जितना इसका एरिया होगा, इसका एरिया कैपिटल A माने हैं तो इसका भी एरिया A होगा, क्योंकि यही A। यह हो गया सिग्मा इनटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 अब लिखेंगे, हाँ बोलो, एनी डाउट? नो। इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, AA कैंसिल हो गया, E का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यह वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस सरफेस पे देखिए यह सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस के अलोंग फैला हुआ है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल है परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन के लिए n कैप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स मिलेगा, इस इक्वेशन 2 पे 1 मार्क्स मिलेगा, इक्वेशन 1 पे 1 मार्क्स मिलेगा, इंट्रोडक्शन पे हाफ मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स में यह आ गया। और इस पर भी आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24 बना करके आना है इस टॉपिक पे, जिसमें हम लोग
बीच का, जैसे 2 प्लेट अभी लेके समझा रहे हैं, आपका 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आइएगा, हम लोग कल इस एप्लीकेशन को करेंगे। तो इस तरह जो है एकदम इजी फॉर्मेट में हम लोग जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक प्लेट आपको यह दे दें और दूसरा प्लेट यह, ये दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, दोनों प्लेट निगेटिवली भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव है ये भी मान लो पॉजिटिव है, या निगेटिव भी हो सकता है, जो आपको एक्सरसाइज में 1.24 मिलेगा। अब यह 3 रीजन में स्पेस को डिवाइड कर रहा है, एक लेफ्ट टू द फर्स्ट प्लेट, दूसरा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट, और तीसरा जो है राइट टू द थर्ड प्लेट, पर सेकंड प्लेट के राइट साइड, यह तीसरा रीजन हो गया। तो यह फर्स्ट रीजन लिखेंगे रीजन 1, यह हो गया बिटवीन रीजन 2, और इसको मान लेंगे रीजन 3। अब तीनों रीजन में पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट रीजन का पॉइंट है P1, सेकंड रीजन का पॉइंट है P2, थर्ड रीजन का पॉइंट है P3। पहला का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरे सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। टाइम आउट हो गया है, हम लोग इस क्वेश्चन को कल के क्लास में करेंगे।